हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज आपको एक बेहतरीन कहानी सुनाने वाला हूं। मुझे लगता है कि हमारी परंपरा में कहानियां सुनने सुनाने का चलन ख़त्म हो रहा है, इसलिए उन कहानियों से जाने अनजाने हमारे अंदर जो शिष्टाचार या समझ पैदा होती थी उसका काल पड़ने लगा है। नानी की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, हातिम ताई की कहानी, मुल्ला उमर की कहानी, नसरुल्लाह की कहानी, लोक परंपरा में रची बसी इन कहानियों से बचपन को एक संसार मिलता है। उसकी कल्पना शक्ति विस्तार लेती है और सीख लेने की आदत पड़ती है। हर कहानी पूछती है कि बच्चा, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? और दादी, नानी या मास्टर साहब पूछते थे, बताओ क्या सीख मिलती है? वह सीख आगे बर्ताव में शामिल हो जाया करती है, लेकिन बच्चों से बड़ा होने के साथ साथ चलने वाली कहानियाँ हम छीनते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुराने संदूकों में बंद करके उन बस्तियों में छोड़ दी गई हों कहानियाँ जो अब वीरान पड़ी हैं। फिर भी मैंने कहा कि कहानी सुनाऊंगा तो जाहिर है सुनाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, और वो ये कि लोकतंत्र में क्या आचार व्यवहार का शिष्टाचार नहीं होना चाहिए? क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने संवैधानिक पद पर बैठे दूसरे व्यक्ति को झुककर नमस्कार कर दिया तो उसने अपने पद की मर्यादा गिरा दी? क्या संवैधानिक पदों की मर्यादा इस बात से तय होगी कि कौन कितना झुका? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा में, यानी कि संसद के जिस सदन के वे सभापति हैं, उसमें सांसदों के आगे उन्होंने अपनी तकलीफ सुनाई और उन्होंने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। मुझे ये भी देखना पड़ रहा है कि कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर किस एंगल से फ़ोटो ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डियों को तय करेगा। ये उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे हैं। इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ क्यों है? उनको क्यों कहना पड़ा कि कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं और कौन सा इंस्टा पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, समझ नहीं आता। दरअसल हुआ ये कि 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। इस दौरान उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने एक दूसरे का अभिवादन किया। यह वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं उसी समय का है, उसी आयोजन का है। मगर इस सामान्य शिष्टाचार को कांग्रेस के नेताओं ने उपराष्ट्रपति का अमर्यादित बर्ताव बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुलेत्र ने वीडियो शेयर करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, भारत के उपराष्ट्रपति। ये तंज देखिए, ये तीखापन देखिए। कांग्रेस के नेता कमेंट करने लगे। इस वीडियो पर कमेंट होने लगा कि गिरने की भी कोई सीमा होती है, एक उपराष्ट्रपति और इतना नीचे गिरेगा। इस तरह के तमाम कमेंट्स। जाहिर है विपक्ष के नेताओं का पूरा बर्ताव बिलो द बेल्ट था, ओछा था, घटिया था और शर्मनाक भी। जगदीप धनखड़ ने अपनी बात खत्म करने से पहले उन सांसदों को एक टिप्पणी के जरिए पानी पानी किया। आप सुनिए। झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है।
मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। संस्कारों का सांस्कृतिक विरासत है झुकना और नमस्कार करना। पद की गरिमा तभी रहती है जब आदमी ज़्यादा से ज़्यादा झुके। यह पीड़ा मुझे उन लोगों ने दी है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। यह बात भी जगदीप धनखड़ ने कही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वैसे भी सामान्य से अधिक शरीफ, मीठा बोलने वाले, मिलनसार और भावुक इंसान हैं। उनको कांग्रेस के नेताओं की बात चुभी और गहरी चुभी। ऐसे में एक सवाल यह भी बनता है कि कांग्रेस के नेताओं को क्या बिल्कुल याद नहीं कि रीढ़ कितने महामहिम और कितने महानुभावों की उनके आलाकमान ने झुकाई है। इसकी तो इतनी लंबी लिस्ट है कि बताने पर भी समय कम पड़ जाए, मगर मौका है और मुद्दा भी, इसलिए बताना चाहिए। इसी जरिए देश को भी वो सारी बातें याद आ जाएंगी जिनके बारे में भ्रम रहता है कि पुरानी हैं, समय की धूल पड़ गई होगी, याद नहीं आ रहा होगा। आज धूल साफ करते हैं और सब याद दिलाते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले जो मैंने वादा आपसे किया था कि कहानी सुनाऊंगा, तो कहानी पहले सुना देता हूँ। एक राजा के दरबार में एक आदमी काम मांगने पहुंचा। राजा ने पूछा कि तुम्हारी खासियत क्या है, क्या खूबी है, क्यों काम दें तुमको। उस आदमी ने कहा कि राजन, मैं किसी भी इंसान और जानवर को देख करके उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। राजा को लगा कि ये आदमी काम का है और कमाल भी है। उसको उन्होंने काम पर रख लिया और घोड़ों के अस्तबल में लगा दिया। अब वो राजा का सेवक हो गया। एक दिन राजा अस्तबल में आया और अपने सबसे प्रिय घोड़े के बारे में पूछा कि तुम इसके बारे में बताओ, क्या जानते हो। सेवक ने कहा कि राजन, ये घोड़ा पूरी तरीके से असली नस्ल का नहीं है। राजा का दिमाग खराब हुआ। उन्होंने तुरंत उस आदमी को बुलाया जिससे उन्होंने घोड़ा खरीदा था। घोड़ा बेचने वाले ने कहा कि राजन, घोड़ा तो असली नस्ल का ही है, लेकिन इसके जन्म के बाद इसकी मां मर गई, इसलिए इसको गाय का दूध पिला पिला करके पाला है, बड़ा किया है। राजा ने उस सेवक से पूछा कि ये बताओ कि तुमको कैसे पता चल गया कि घोड़ा ऊंची नस्ल का नहीं है। उसने कहा कि राजन, ऊंची नस्ल के घोड़े घास खाते समय अपना मुंह ऊपर कर लेते हैं, लेकिन यह घोड़ा गाय की तरह मुंह नीचे करके ही खाता है। राजा बड़ा खुश हुआ और सेवक को उसने बहुत सारा अनाज, गाय, बकरी इनाम में दिए। और उसके बाद कहा कि आदमी अच्छा है, काम का है, रानी की सेवा में लगा दो। एक दिन राजा को ये ख्याल आया कि जब ये जानवर इंसान दोनों के बारे में बताता है तो रानी के बारे में बता सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुम रानी के बारे में क्या जानते हो। सेवक ने कहा कि राजन, रानी शाही परिवार की नहीं है। अब इतना सुनते ही राजा गुस्से में आ गया, गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने अपनी सास को तुरंत बुलवाया और पूछा कि आपकी बेटी किस परिवार की है। राजा की सास ने कहा कि बेटा, ये जो तुम्हारा आदमी है, ये जो भी कह रहा है ठीक कह रहा है। जब बेटी पैदा हुई तो आपके पिता और मेरे पति ने उस बेटी का रिश्ता आपके साथ कर दिया था। यारी थी, दोस्ती थी, तय हो गई बात। लेकिन 6 महीने की जब बेटी हुई तो बीमारी से वो मर गई। हम नहीं चाहते थे कि आपके यहाँ से हमारा संबंध, रिश्ता ख़त्म हो, इसलिए हमने अपनी दाई की बेटी को गोद ले रखा था और उसी से आपका विवाह करवाया। राजा ने सेवक से पूछा कि तुम्हें रानी के बारे में ये बात कैसे मालूम हुई। उसने कहा कि राजन, महारानी का व्यवहार सेवकों के प्रति बहुत ख़राब है। इनको ये मालूम ही नहीं है कि सेवकों से कैसे बात करनी चाहिए, जबकि शाही परिवार की महिलाओं का सेवकों के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा होता है। राजा फिर खुश हुआ। उसने फिर इनाम में अनाज, गाय और भेड़ बकरियां दे दी। एक दिन राजा ने सेवक को बुलाया और कहा कि तुम एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में बताओ। उसने कहा कि राजन, आपके बारे में बता दूंगा तो आप मुझे जान से मार देंगे, मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। राजा ने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये तुम मुझसे वायदा ले लो। वादा मिलते ही उसने कहा कि राजन, आप भी राज परिवार के नहीं हैं। राजा आग बबूला हुआ, आप इससे बाहर हुआ, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो दौड़ता हुआ माँ के पास गया और कहा कि माँ, मेरा सच क्या है। माँ ने कहा कि ये तुम्हारा आदमी कह रहा है ना, ठीक कह रहा है।
हमारी पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन हम संतान चाहते थे, तो हमने एक चरवाहे से तुमको गोद ले लिया। राजा कहा चलो ठीक है, लेकिन सेवक से पलट के पूछा कि तुम्हें यह बात कैसे मालूम चली कि मैं शाही नहीं हूं? तो उसने कहा कि राजन, जो शाही परिवार का होता है वह खुश होने पर हीरे जवाहरात भेंट करता है, लेकिन आप हर बार मुझे अनाज भेड़ बकरियां ही इनाम में देते हैं। ऐसा कोई चरवाहा ही कर सकता है। यानी कि आप चाहें जो भी हो जाए, आपकी असलियत बार बार आपकी पहचान बताती है। चाहे आप किसी भी दल के हों, सत्ता में हों या सत्ता से बाहर हो जाएं, जो पुराना बर्ताव व्यवहार मानसिकता है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते, वो पहचान रह जाती है। वह उसी नज़र से आज को भी देखती है और वैसा ही बर्ताव करती है मानसिकता जो पिछली होती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर ओछी टिप्पणी उसी परंपरा से पैदा हुए बर्ताव का नतीजा है जो कांग्रेस का कल्चर रहा है। इसीलिए मैंने आपको एक कहानी सुनाई। देश में आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक 75 वर्षों में 55 साल तक कांग्रेस ने सरकारें चलाई हैं। इस दरमियान क्या क्या हुआ है ये इसलिए जानना चाहिए क्योंकि जो दल उपराष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के साथ सामान्य शिष्टाचार पर सवाल उठाता है, उसने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के साथ मर्यादा और कुछ मामलों में मानवता की हद बार बार कैसे लांघी है, यह देश को जानना चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने। 1947 में देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आगे आए। उन्होंने एक प्रपोजल रखा। आक्रांताओं के हमले से वो मंदिर ध्वस्त हो चुका था, बस खंडर उसका बचा हुआ था। पटेल ने इस बारे में गांधी जी से मशवरा किया, चिट्ठी लिखी। गांधी जी को प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि एक काम आप लोग ज़रूर कीजिए, सरकारी ख़जाने से पैसा मत लीजिए, चंदा इकट्ठा कीजिए। चंदा इकट्ठा हुआ, गांधी जी की बात मानी गई और मंदिर का काम शुरू हो गया। मंदिर का काम आधा ही हुआ था कि सरदार पटेल का निधन हो गया। उसके बाद वह निर्माण का काम के.एम. मुंशी ने अपने हाथ में ले लिया। मंदिर बन गया और तय हुआ कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश के राष्ट्रपति को बुलाया जाए। के मुंशी अपनी किताब में लिखते हैं, मैं आज आपको किताबों के रेफरेंसेस देता चलूँगा। तो मुंशी साहब किताब में लिखते हैं कि पंडित नेहरू मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं चाहते थे क्योंकि वह इसे हिंदू पुनरुत्थानवाद मानते थे। जब डॉक्टर प्रसाद को राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन का न्योता आया तो नेहरू ने उन्हें पत्र भेजकर उद्घाटन समारोह में नहीं जाने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर प्रसाद ने साफ कर दिया कि वह मंदिर के उद्घाटन के लिए जाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि किसी मस्जिद या चर्च के लिए भी उन्हें न्योता मिलता तो भी वे जाते। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उद्घाटन समारोह में जाने पर अड़े रहे तो पंडित नेहरू ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी और कहा कि अगर आप सोमनाथ जाते हैं तो आपका यह निजी दौरा होगा, इस पर जो भी खर्च आएगा वह आपके वेतन से काटा जाएगा। नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो के उस समय के डीजी को लिखित रूप में आदेश दिया कि सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी समाचार रेडियो पर प्रसारित नहीं की जाएगी। नेहरू के इन दोनों पत्रों की ओरिजिनल कॉपी भारतीय आर्काइव में आज भी है, आप जाकर के देख सकते हैं। खैर, राजेंद्र बाबू सोमनाथ गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आकर के उन्होंने कुर्सी संभाल ली, लेकिन वो पंडित नेहरू के निशाने पर आ गए। देश का राष्ट्रपति जब अपने पद से हटा तो उसको दिल्ली में कोई मकान नहीं मिला, जबकि सरकारी मकान रिटायर्ड राष्ट्रपति को मिलता है। राजेंद्र प्रसाद को पटना जाना पड़ा और वहाँ कांग्रेस का जो दफ्तर है सदाकत आश्रम, वहाँ रहना पड़ा। पटना में भी उनके लिए सरकारी आवास की व्यवस्था नहीं की गई। वे जिस कमरे में रहते थे उसमें सीलन थी और वे दमा के मरीज थे। उनके सेहत का कोई ख्याल नहीं किया गया। जब जयप्रकाश नारायण राजेंद्र बाबू से मिलने के लिए सदाकत आश्रम गए
तो उनके कमरे की सीलन देख करके और उसकी खस्ताहाली देख करके उन्होंने अपने पैसे से उसकी मरम्मत करवाई ताकि वो रहने लायक हो सके। दमा के चलते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कफ रहता था, इसलिए कफ निकालने वाली एक मशीन उनके कमरे में रखवाई गई। लेकिन राज्य सरकार ने उस मशीन को उठवाकर पटना मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। देश की आज़ादी के लिए खून पसीना एक करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खांसते खांसते चल बसे, महामहिम राजेंद्र प्रसाद। जो आदमी देश का 12 साल राष्ट्रपति रहा, कांग्रेस का बड़ा नेता रहा, उसके अंतिम संस्कार में भी देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए। उस रोज नेहरू जी जयपुर में एक छोटे से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चले गए, लेकिन पटना नहीं गए। पहला राष्ट्रपति देश का और पहले प्रधानमंत्री देश की, यह हमारे यहां बुनियाद पड़ी लोकतांत्रिक शिष्टाचार की। 25 जून 1975, ये दूसरा वाक्य आपको सुना रहा हूं। इंदिरा गांधी ने तब के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को दिल्ली बुला रखा था, क्योंकि वो विपक्ष का जो दबाव था, तनाव था, हो हल्ला हंगामा था, देश भर में कोहराम था, उनकी सरकार के ऊपर हमला था, उससे मुक्त होना चाहती थी और उनको उम्मीद थी कि ये मुक्ति का रास्ता सिद्धार्थ शंकर रे ही दिला सकते हैं, क्योंकि कानून के बड़े जानकार हैं। सिद्धार्थ शंकर रे दिल्ली में थे। उन्होंने इस संविधान के अंदर से इमरजेंसी वाला एंगल निकाला, इंदिरा गांधी को सुझाया और देश के प्रधानमंत्री को लगा कि विपक्ष के विरोध को खत्म करने के लिए यही विकल्प सही है। दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली चल रही थी, जेपी की रैली थी, भारी भीड़ थी। रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसका शोर था, वो कविता गूंज रही थी। इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे के साथ राष्ट्रपति भवन जा रही थी। वो फखरुद्दीन अली अहमद जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उनके पास गईं और उन्होंने सारी बातें तफसील से समझाईं। तब शाम के लगभग 4:30 बज रहे थे। इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन साहब को कहा कि स्थिति ये है, हम चाहते हैं इमरजेंसी लगाना, आपका दस्तखत चाहिए, हम कागज़ बनाने के लिए जा रहे हैं, जब कागज़ बना करके ऑर्डर टाइप करके या लिख करके भेजेंगे, उस पर आप दस्तखत कर दीजिएगा। कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, कैबिनेट मंत्रियों को भरोसे में नहीं लिया गया, कैबिनेट के किसी आदमी को जानकारी थी नहीं थी, कैबिनेट में कोई प्रस्ताव नहीं, लिहाजा पारित भी नहीं हुआ। संविधान कहता है कि कैबिनेट से पास प्रस्ताव पर ही प्रेसिडेंट दस्तखत करेंगे, मगर इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो दस्तखत कर दें बिना कैबिनेट के अप्रूवल के। कैबिनेट को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, राष्ट्रपति के आदेश पर देश में इमरजेंसी लगा दी जाएगी और बाद में जो कानूनी खानेपूर्ति है वो कर ली जाएगी। इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे जब राष्ट्रपति भवन से लौटे तब शाम हो चली थी। इंदिरा गांधी ने अपने सेक्रेटरी पीएन धर को इमरजेंसी का पेपर बनाने के लिए ब्रीफ किया और धर ने अपने टाइपिस्ट से ब्लैक पेपर पर पेन से इमरजेंसी का जो ऑर्डर था वो लिखने को कहा और भारतीय लोकतंत्र का जो काला अध्याय था उसका आदेश लिखा गया कोरे कागज पे। और उस पेपर को लेकर के इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर तब के आर.के. धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। रात हो चुकी थी, लेकिन वेट कर रहे थे प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद और उन्हें बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे दस्तखत कर दिए। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी का आदेश जारी कर दिया गया। फखरुद्दीन अली अहमद के इमरजेंसी पेपर पर साइन करने के बाद एक कार्टून छपा था जिसमें उन्हें बाथ टब में लेटे हुए इमरजेंसी कागज़ पर दस्तखत करते हुए दिखाया गया था। वह कार्टून देश भर में चर्चा में आया था। एक राष्ट्रपति को एक प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के फैसले के बगैर इस बात के लिए मजबूर किया कि आप कोरे कागज़ पर जो आदेश इमरजेंसी का आ रहा है उस पर दस्तखत कर दीजिए, और दस्तखत करवा लिया। महामहिम की रीढ़ कब झुकी, कितनी झुकी, इसका हिसाब किताब
होना चाहिए या कितनी झुकाई गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनकी बेटी हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी। आजकल उनकी किताब की चर्चा बहुत ज़्यादा है। किताब का नाम है माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स, ए डॉटर रिमेंबर्स, और ये किताब इन दोनों चर्चा में है। इस किताब में शर्मिष्ठा ने अपने पिता के हवाले से कई बड़े खुलासे किए हैं। उनमें से एक वाकया है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के निधन के बाद गांधी परिवार और कांग्रेस के सलूक का। शर्मिष्ठा अपनी किताब में लिखती हैं कि बाबा यानी कि प्रणब मुखर्जी, उनके पिता, हमेशा कहते थे कि गांधी परिवार ने नरसिम्हा राव के साथ बुरा बर्ताव किया। वह इसके लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराते थे और यही वजह थी कि वे कभी सोनिया गांधी को निजी तौर पर माफ नहीं कर पाए। अब सवाल ये है कि हुआ क्या था? देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री जिसने उदारवाद के जरिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खोलने का साहस किया, और आज हिंदुस्तान अगर आर्थिक ताकत के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा है तो उसमें नरसिम्हा राव की बहुत बड़ी भूमिका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर नरसिम्हा राव के साथ हुआ क्या और प्रणब मुखर्जी जीवन भर सोनिया गांधी को माफ क्यों नहीं कर सके? विनय सीतापति की किताब है द हाफ लायन। इसमें नरसिम्हा राव के निधन के बाद के किस्सों का विस्तार से जिक्र करते हैं। 23 दिसंबर 2004 को नरसिम्हा राव ने 11 बजे एम्स में आखिरी सांस ली, दिल्ली में। तब देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल हुआ करते थे और उन्होंने नरसिम्हा राव के छोटे बेटे प्रभाकर को ये सुझाव दिया कि अंतिम संस्कार आप दिल्ली में नहीं, हैदराबाद में करवाइए। जबकि उससे पहले के प्रधानमंत्रियों की समाधि दिल्ली में है। नरसिम्हा राव का शव उनके निवास स्थान 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर लाया गया एम्स से। थोड़ी देर बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और आंध्र प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी वहां पहुंचे और राव परिवार को उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि आप राव साहब का अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि पर पूरे सम्मान के साथ कीजिए। हम हैं ना, क्योंकि वो भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कहा गया कि कांग्रेस का आला कमान नहीं चाहता था कि नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। घंटों सियासत के बाद आखिरकार परिवार ने अपना फैसला बदला और तय हुआ कि नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार हैदराबाद में ही किया जाएगा। ये एक बात कि देश के उतने बड़े प्रधानमंत्री को दिल्ली में समाधि के लिए जगह नहीं मिलेगी, उसको हैदराबाद जाना पड़ेगा, उसके शव को परिवार को ले जाना पड़ेगा, अंत्येष्टि वहीं होगी। अब आगे अगले दिन 24 दिसंबर को शव को एयरपोर्ट के लिए निकाला गया। बीच में वो गाड़ी जिस पर पार्थिव शरीर था कांग्रेस दफ्तर की ओर चली, क्योंकि उसी दफ्तर से नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। अमूमन पार्टी के किसी बड़े नेता के निधन के बाद उसके शव को पार्टी दफ्तर पर रखने की परंपरा रही है ताकि कार्यकर्ता श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन नरसिम्हा राव के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके घर वाले जब कांग्रेस मुख्यालय आए तो गेट ही नहीं खुला। विनय सीतापति लिखते हैं कि राव का शव लगभग आधे घंटे तक कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर एयरफोर्स की गाड़ी में रखा रहा। गाड़ी खड़ी रही। परिजन यानी उनके परिवार वाले अंदर जाने का इंतजार करते रहे, मगर जब गेट नहीं खुला तो थक करके उन्होंने अपनी गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ मोड़ ली और हैदराबाद रवाना हो गए। हालांकि किताब कहती है, हालांकि उस वक्त सोनिया गांधी भी पार्टी दफ्तर के अंदर मौजूद थीं। किसने किसकी रीढ़ कितनी मोड़ी, किसने किसको कितना दबाया, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को किस तरीके से अमर्यादित किया गया, किसने किया, कितनी कहानियां हैं, कितनी सुनाई जाए। अब देश के बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके साथ क्या हुआ, इसको भी एक पत्रकार संजय बारू के लिखे के जरिए ही आपको मैं बताना चाहता हूं। संजय बारू मनमोहन सिंह सरकार में प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार थे। उन्होंने बाद में एक किताब लिखी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग
ऑफ मनमोहन सिंह। बारू इस किताब में आरोप लगाते हैं कि मनमोहन सिंह ने यूपीए के मंत्रियों और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। संजय बारू की माने तो यूपीए 2 के दौरान मनमोहन सिंह को पार्टी में पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया था, क्योंकि कैबिनेट से लेकर के पीएमओ तक से जुड़े फैसले सोनिया गांधी खुद लिया करती थी। संजय बारू अपनी किताब में लिखते हैं कि इस बात का भी मेरे पास प्रमाण रहा कि मनमोहन सिंह के सोनिया गांधी या फिर यूपीए के मंत्रियों के साथ अक्सर मतभेद रहा करते थे। बारू का दावा रहा है कि मनमोहन सिंह पार्टी में सत्ता के 2 प्रतिष्ठान या कि 2 केंद्र नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी को ही सत्ता का केंद्र मान लिया और हथियार डाल दिए। यानी कि देश की सत्ता प्रधानमंत्री कार्यालय से चलती है, देश इस जितने सांसदों को चुनता है उनका नेता प्रधानमंत्री होता है, सत्ता उसके जरिए चलती है, लेकिन उस प्रधानमंत्री ने सत्ता का दूसरा केंद्र बना लिया और वहां जाकर के उसने मत्था टेक दिया। 10 जनपद, किसने किसकी कितनी रीढ़ टेढ़ी की, कौन किसके आगे कितना झुकाया गया, इतिहास है और सब कुछ खुला पड़ा है, लिखा पड़ा है। संजय बारू ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि 2008 में पार्टी को यानी कांग्रेस को जो जीत मिली तो मनमोहन सिंह को यह लग रहा था कि ये जीत उनकी है और उन्होंने ये सोचा कि अब वे जो कैबिनेट होगा वो अपने हिसाब से तय करेंगे, मंत्री अपने मन से बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सोनिया गांधी ने बिना मनमोहन सिंह से बात किए प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बना दिया। इतना ही नहीं, ए राजा और टीआर बालू, जिनको मनमोहन सिंह नहीं चाहते थे कि वो कैबिनेट में आए, उनको भी अंदर एंट्री सोनिया गांधी ने दिलवाई। किताब में ये भी कहा गया है कि सोनिया गांधी ने 2004 के पीएम पद के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की थी कि हम इस पोस्ट को ठुकराएंगे। यानी कि पीएम पद को ठुकराना सोनिया गांधी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। सोनिया गांधी सत्ता में नहीं आई, लेकिन उन्होंने सारी अथॉरिटी अपने पास रखी। इसी के तहत पीएमओ में सोनिया के करीबी लोगों को नियुक्त किया गया और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई ताकि एक समानांतर सरकार चलाई जाए और देश के लिए जो नीतियां ज़रूरी हैं उनको यहीं बनाया जाए। बारू कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने इसे अपनी मजबूरी समझकर कबूल कर लिया था। प्रधानमंत्री का अपने ही कार्यालय पर नियंत्रण नहीं रह गया था। मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री जो 10 साल तक इस देश में रहा है, उस प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिए। नरसिम्हा राव जैसा प्रधानमंत्री जो क्रांतिकारी ऐतिहासिक प्रधानमंत्री इस देश का माना जाता रहा है, उसको पार्टी दफ्तर में अपनी मौत के बाद भी पार्थिव शरीर को एंट्री नहीं दी गई। दिल्ली में समाधि के लिए जगह नहीं दी गई। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति, दिल्ली में सरकारी आवास नहीं मिला, पटना में भी इंतजाम नहीं किया गया और कफ की जो उनकी मशीन थी वो पटना मेडिकल कॉलेज भेज दी गई। किसने किसको कितना झुकाया, किसकी रीढ़ टेढ़ी की गई, कौन नहीं जानता है। ये इसलिए है कि जब सामान्य शिष्टाचार राजनीति में होते हैं और संवैधानिक पद पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरे व्यक्ति के सामने है, तो हो सकता है कि मैं आपको एक बार करूं, आप मुझे 3 बार करें, क्योंकि आदत होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है। जैसे मेरी आदत है कि मैं हाथ हिला करके बात करता हूं। कुछ लोग होते हैं कि नमस्कार करते हैं 2-3 बार में। अगर यही 2-3 बार नमस्कार करने या ज़्यादा झुकने से पद की गरिमा गिर जाती है तो ये तो आचार है। संविधान में जिन लोगों के पास अधिकार रहे, उन अधिकारों को आपने अपने मुट्ठी में दबा करके और उस व्यक्ति से मनमाफी काम करवा लिया जो पद पर बैठा हुआ था, या उस व्यक्ति को बाद में अपमानित किया जो उस पद पर बैठा हुआ था, वो कहीं ज़्यादा खतरनाक और ख़राब है। ये अलग तरह की परंपरा और संस्कृति है।
जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ये किसी भी पार्टी या सरकार के पक्ष या विरोध में नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के भीतर जो आचार व्यवहार संस्कार का शिष्टाचार है वह बना रहे और एक लेवल के नीचे हमला ना हो, विरोध करने की एक मर्यादा बनी रहे। इसलिए देश का मानस इस खातिर तैयार किया जाना चाहिए ताकि राजनेता ऐसी हरकत ना कर सके। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।